Welcome back, viewers. Let's involve the participants on the left side. Sanover, would you like to ask a question? जी श्योर सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अल्लामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था खिलाफत के बारे में, उस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखिए बेटा, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लामा इकबाल के दिल भी खून के आंसू रोया था खिलाफत के ख़त्म होने पे। हमने उनकी शायरी आपको सुनाई है, उनके पैगामात ने, उनकी दावत ने आग लगाई हुई थी पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत के हवाले से एक एक बात। लेकिन अल्लामा इकबाल एक फ़लसफ़ी, एक फ़िलासफ़र, एक दूरबीन, एक दरवेश, एक फ़कीर, एक कई सौ साल आगे देखने वाले वजूद अल्लाह की तरफ से तोहफे के तौर पर हमें दिए गए। अल्लामा इकबाल प्रैग्मेटिक थे, उन्होंने इस मसले का हल भी बताया। फिर आपकी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम अगर उठा के देखिए तो उसमें उसका हल ये बताते हैं कि अगर मुसलमान ममालिक अब टूट के छोटे छोटे मुल्कों में तब्दील हो ही गए तो हर मुसलमान अपनी जगह पर अपने आप को पहले रीऑर्गेनाइज करे। तो देखिए, खिलाफत के जवाल के बाद, खिलाफत का जवाल हुआ किस लिए था? इसलिए कि पूरे मुसलमान दुनिया में इन्हितात था। पूरी मुसलमान दुनिया में ना मिलिट्री ताकत थी, ना एकेडमिक्स थी, ना तालीम थी, ना इल्म था, ना हेल्थ थी, ना हमारे पास यूनिवर्सिटी थी, ना कॉलेजेस थे। कोई वजह थी जिसकी वजह से खिलाफत तबाह हुई है कि दुश्मन हमारे ऊपर पहुंच गए। तो अल्लामा इकबाल का कॉन्सेप्ट यह है कि पहले हर मुसलमान मुल्क अपने आप को रीऑर्गेनाइज करे, अपने आप को दुरुस्त करे और इस तरह बिहेव करे कि जैसे एक बड़ी खिलाफत के ये सूबे हैं और बाद में इंशाअल्लाह ये आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये तसव्वुर इकबाल का उन शायरी में बड़ा वाज़ेह है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर, ये तो कॉन्सेप्ट दे दिया है उन्होंने। वो दोबारा वही चाहते हैं कि खिलाफत स्टैब्लिश हो, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, और होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फॉरेन पॉलिसी, उनके डिफेंस, उनकी इकोनॉमी इकट्ठी हो सकती है। बेशक अंदर की एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल वो अपने आप मैनेज करें। ये कॉन्सेप्ट यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है, नॉर्थ अमेरिकन यूनियन इसको अडॉप्ट कर रही है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े ब्लॉक्स बन रहे हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो रहा है। जब ये सारे कुफर का निजाम ये काम कर सकता है तो मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? यही कॉन्सेप्ट इकबाल ने दिया है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट, कलेक्टिव इकोनॉमिक अरेंजमेंट साथ साथ ये मुसलमान मुल्कों के अलग होते हुए भी कायम किया जा सकता है। और फिलहाल अपने अपनी जगहों पर हमें जो काम करने की जरूरत है, पाकिस्तान हमारा बेस है, हम पहले यहाँ काम करेंगे। जी एहसानुल्लाह, you'd like to ask something? थैंक यू मैम। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि खिलाफत उस्मानिया के टूटने से उम्मत मुस्लिमा को क्या नुकसान पहुंचा? देखिए एहसान, नुकसान उस खानदान को क्या नुकसान पहुंचता है जिसका बाप इंतकाल कर जाए, जिसके बच्चे यतीम हो जाए। उम्मत मुस्लिमा के साथ यही मामला हुआ है। उसके बाद हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम उन नुकसानात की बात नहीं करेंगे कि जो इसराइल की रियासत बनने के नतीजे में हुआ। हम उस नुकसानात की बात नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पर फिर दोबारा से नौआबादी साम्राज्य निजाम कायम होना शुरू हो गया। हम सबसे ज्यादा उस नुकसान की बात करेंगे कि पूरी उम्मत मुस्लिमा फिक्री और ज़हनी और दीनी और रूहानी और सियासी तौर पर इस तरह बिखर के रह गई कि आज इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। आज मुसलमानों के पास कोई वजूद नहीं है जो उनकी इज्जत और आबरू के लिए खड़ा होकर बात कर सके। अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद खिलाफत उस्मानी जो थी मुसलमानों की इज्जत और आबरू का दिफा कर रही थी। हमने आपको बात बताई फलस्तीन वाली, हमने आपको बात बताई किस तरह एक ड्रामे को रुकवाया उन्होंने जब सुल्तान खुद जंगी लिबास पहनकर आ गया मुसलमानों की आबरू की हिफाजत करने के लिए। तमाम तर कमजोरियों के बावजूद उनमें यह गैरत बाकी थी। खिलाफत एक रूहानी वजूद होता है, खिलाफत एक सियासी वजूद होता है, खिलाफत एक दीनी मरकज होता है। तमाम तर कमजोरियों के बावजूद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और उलमा ने फतवे दिए थे कि खिलाफत के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। खिलाफत का सबसे बड़ा नुकसान आज जो हुआ है वो ये है कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें मुसलमानों की सैकड़ों तंजीमें बन गई हैं, सैकड़ों तहरीकें बन गई हैं। इस्लाम की और दीन की ऐसी ऐसी इंटरप्रिटेशन की जा रही है कि जिसका सिवाय खुराफात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। कोई इस्लाम के नाम पे खुदकुश हमले कर रहा है, बेगुनाहों को कत्ल कर रहा है, बेदरेज दहशतगर्दी कर रहा है। खिलाफत के दौर में मजाल नहीं थे किसी की कैसी खुराफात कर सके। कोई इस्लाम के नाम पे दहरी अकायद और डेमोक्रेसी और जमहूरियत और खुराफात और सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को जस्टिफाई करता फिर रहा है। वजूद नहीं था, किसी जरूरत नहीं थी किसी की कि खिलाफत के दौर में ऐसी खुराफात की बात कर सके। सबसे बड़ी तबाही जो इस्लाम की आई है, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। नतीजा यह है कि मुसलमानों की कोई जबान नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं, कोई तरतीब नहीं और पूरी उम्मत मुस्लिमा बिखरी हुई है। हर कोई दीन की इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा है। कोई मरकज नहीं है जिसकी तरफ मुसलमान रुजू करके बात कर सके। घर यतीम हुआ, इसमें कोई शुबा नहीं। जी बाकर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम श्योर, थैंक यू। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि पहली जंग अजीम मगरबी ताकतों के दरमियान हुई है। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुसलमानों पर इसका क्या असर हुआ है? मुसलमान किस तरह आपका ये सवाल बड़ा रेलिवेंट है। ये बात हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती कि असल में पहली जंग अजीम का मकसद खिलाफत उस्मानिया की तबाही था। यूरोप तो वहीं का वहीं खड़ा रहा जहां था, सिवाय ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो वैसी अलग हो रही थी उसके अलग होने के, बाकी तो पूरा यूरोप वहीं अपनी जगह पे रहा। जर्मनी भी अपनी जगह पे रहा, इंग्लैंड भी रहा, फ्रांस भी रहा। आपस में लड़े मारे, एक दूसरे को कत्ल किया उन्होंने, लेकिन उनका जोग्राफिया नहीं बदले। दूसरी जंग अजीम फिर इनके पास थी लड़ने के लिए और सारे काम करने के लिए। जो नुकसान हुआ है, जिस मुमलिकत को जड़ से उखाड़ दिया इन्होंने,
जिस रूहानी मरकज को मुसलमानों के इन्होंने तबाह किया वो खिलाफत इस्लामिया थी, खिलाफत उस्मानिया थी। और अगर आप खिलाफत के खिलाफ इनकी प्लानिंग देखें और उन पे हमले देखें, इटली, जर्मनी तो उसका एलाई था, ग्रीस यानी यूनान, बल्गारिया, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, इंग्लैंड, रशिया, आप किस ताकत का नाम लें कि जिसने हिस्से बखरे में हिस्सा नहीं किया खिलाफत इस्लामिया को तोड़ने में और इसमें से अपने हिस्से ना निकाले। सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ इसमें। पहली जंग अजीम डिजाइन इसलिए की गई, इसका फितना जो शुरू किया था पहली जंग अजीम को बर्पा करने का भी सर्बों ने किया था, सर्बिया से ये जंग शुरू हुई थी। और अगर आप देखें तो 20वीं सदी का इख्तिताम भी जिस खुरेज जंग पे हुआ है बोस्निया में, वो भी सर्बों की बर्पा की हुई है। सबसे ज्यादा फसादी कौम यूरोप में सर्बियंस है अंग्रेजों के बाद, और तमाम मुसलमानों का खून इनके हाथ से, तमाम फितना और फसाद इनका बर्पा किया हुआ। तमाम बगावतें खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जंग तराबलस के बाद जो बल्कान वॉर उससे पहले शुरू हुई थी, सर्बों की बर्पा की हुई थी। सारी पहली जंग अजीम शुरू सर्बों ने कराई जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के वलीअहद को इन्होंने कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में जंग बर्पा हुई और खिलाफत उस्मानिया को उसमें घसीट लिया गया। सबसे ज्यादा खतरा, नुकसान, तकलीफ, दुख पूरी उम्मत मुसलमान को पहली जंग अजीम से हुआ। वो जंग जो हमने बर्पा नहीं की, जो हम पर बर्पा की गई, हमको घसीट लिया गया उसके अंदर। चलिए आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ लेती हूँ जैद साहब, आपने वी हैव सीन मेनी हाफ बेक्ड अटेम्प्ट्स एट द रिवाइवल ऑफ खिलाफत, लेकिन आपने अभी हमें प्रोग्राम के दौरान बताया कि अब जो खिलाफत कायम होगी वो खिलाफत राशिदा होगी। तो इस हवाले से हम मुसलमानों पे कोई ड्यूटी है या हम सिर्फ मुंतजर रहें उस दौर के लिए? देखिए मरियम, बहुत ज्यादा ड्यूटी हमारे ऊपर है। हमें नहीं मालूम है कि क़यामत कब बर्पा होगी, लेकिन क़यामत बर्पा होने की तैयारी तो हमने करनी है ना। हमें हर शख्स जिम्मेदार है। जब हमें इंतकाल हो गया, जब हम मर गए तो हमारे लिए क़यामत हो गई। इसी तरह खिलाफत जब भी अल्लाह चाहेगा कायम करेगा, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आज जो मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, आज जो पूरी दुनिया पे मुसलमानों को नोच भसोड़ के खा रहे हैं ये कुफार जो हैं, हर तरफ से हर मुसलमान मुल्क को ऑक्यूपाई किया हुआ है, हर तरफ बेदरेग मुसलमानों का खून बहाया चला जा रहा है। जो कैपेसिटी जिस मुसलमान में है रेजिस्ट करने की, चाहे जबान से करे चाहे दिल से करे, लेकिन इसके अखलाक, इसके आदाब जो शरीयत के मुताबिक है हमने मेंटेन रखने हैं। हम लोग काफिर नहीं है, ना काफिर हमारे उस्ताद हैं, ना हम कुफार का तरीका इख्तियार करते हैं। हमारे पास नबी तरीका मौजूद है, सुन्नत तरीका मौजूद है, जहाँ मोहब्बत, प्यार, नरमी और कवायद और कायदे मौजूद हैं। अगर हमने मज़ाहमत भी करनी है तो हम उस आला किरदार के साथ मज़ाहमत करते हैं जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का किया था, या सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस शरीफ को फतह किया था। हम अगर जंग भी करते हैं तो हम आदिल और गैरतमंद दुश्मन होते हैं। अगर हम मुकाबला भी करते और हम दोस्त होते हैं तो मुअज़्ज़ज़ और करीम मेहमान और दोस्त होते हैं। हमारे इखलाक और किरदार हुजूर की सुन्नत से वाबस्ता है। तो हम क्या कर सकते हैं एज मुस्लिम? जिस मकाम पर आप हैं, जो इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है, अपनी ड्यूटी कीजिए। चाहे वो यतीमों मिस्कीनों को खाना खिलाना हो, चाहे वो कलमा हक बयान करना हो, चाहे अगर मैदान जंग में है ऐसी जगह पे जहां मुसलमानों को मदद की जरूरत है जाकर जहाद करना हो। लेकिन याद रखिए, जहाद और फसाद में फर्क कीजिएगा, क्योंकि आज जो मुसलमानों की आइडियोलॉजीज करप्ट हुई हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज ऐसी हैं कि जो खिलाफत तो कायम करना चाहती हैं लेकिन फसादी हैं, खिलाफत तो कायम करना चाहती हैं लेकिन खुदकुश हमलों के जरिए मुसलमान मुल्कों को तबाह कर रही हैं। ये वही काम कर रही हैं कि जो शरीफ मक्का ने किया था, वही काम कर रही है जो मुस्तफा कमाल ने किया था। अंदर से मुसलमान पे हाथ उठाए, ये जिहाद नहीं है। जो मुसलमान ममालिक को तबाह करे, ये मुसलमान ममालिक जो सूबे हैं उस बड़ी खिलाफत के, और खास तौर पर पाकिस्तान जिसका बहुत बड़ा रोल है, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग करेगा, जो पाकिस्तान की रियासत के मुसलमानों को कत्ल करेगा, याद रखिएगा फितना है, दुश्मन है, इब्लीस का काम तो कर सकता है वो, खिलाफत अल्लाह मनाज नबूवा का काम वो नहीं कर रहा। हमारा यही पैगाम है जी। थैंक यू वेरी मच जैद साहब। इसके साथ ही हम अपना स्पेशल एपिसोड क्लोज करते हैं। हम अपने पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऑन द राइट साइड अगेन वी हैव सना, वकार एंड सुल्तान, एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव सनोवर, एहसानुल्लाह एंड बाकर। लेकिन इसके साथ ही जैद साहब ने हमें ये उम्मीद भी दिलाई है कि खिलाफत राशिदा का एक दिन रिवाइवल होगा। हमें नेक्स्ट एपिसोड तक इजाजत दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है info@brastex.biz और इस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड।